माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स एंड शाइन परिवार सभी कस्टमर्स, आप सभी को नमस्कार। शाइन परिवार की जो लायबिलिटी है 2019 से लेकर के अभी तक, अगर उसको एक शब्दों में देखा जाए तो ये लायबिलिटी ना हो करके बहुत से ऐसे लोग जो इस लायबिलिटी के अगेंस्ट में, यानी कंपनी के अगेंस्ट में खड़े होने की जिन्होंने प्रयास किया, वो सभी लोगों का एक अपना खुद का व्यक्तिगत लाभ या व्यक्तिगत उनके द्वेष जो भी रहे, उसकी वजह से लोगों ने शाइन परिवार को हमेशा कोशिश करी कि इसको दबा करके, तोड़ करके, इनके कस्टमर्स को भड़का करके ऐसी उत्तेजना पैदा की जाए जिससे कंपनी दोबारा कभी खड़ी ना होने पाए। लोगों के अपने अपने स्वार्थ थे, उसके बारे में बात करने के लिए मैं नहीं आया यहाँ पर, क्योंकि अब मेरा उद्देश्य किसी भी प्रकार से इस बात का नहीं रह गया है कि मैं किसी भी ऐसे कार्य को या किसी भी ऐसी कोशिश को अब आगे प्रमोट करूं जिसका लाभ कस्टमर को मिल रहा हो, लेकिन कस्टमर की तरफ से कुछ लोग मिल करके कंपनी की इस प्रयास को रोक रहे हों। पूरी तरीके से कंपनी ने निर्धारित किया है कि अब जो कुछ भी होगा वो माननीय न्यायालय के आदेश आने के बाद ही होगा। लेकिन इस पूरे के पूरे प्रकरण में जो चीज निकल कर सामने आई, जिसको अब तक हम सभी ने नजरअंदाज किया, कि किसी कस्टमर ने किसी एसोसिएट के अकाउंट में पैसे दिए, एसोसिएट ने किसी प्रेसिडेंट अकाउंट पैसे दे दिए, प्रेसिडेंट ने लॉयल्टी पॉइंट से या किसी भी तरीके से अपने चेक से कस्टमर्स के प्लॉट बुक करा दिए या उनके प्लान बुक करा दिए। और उसके बाद जब कंपनी के ऊपर इस तरह की त्रासदी आई तो अपना पल्ला झाड़ने के लिए कंपनी की तरफ उंगली करके लोग निकल गए। आज नहीं तो कल जांच में चीजें आएंगी और जरूर आएंगी। शायद इससे पहले हमारा प्रयास यही था कि सारे लोगों की लायबिलिटी उतर जाए और कंपनी के ऊपर लगे हुए दाग धब्बे छूट जाएं। अंदर की बात है, हम लोग समझ लेंगे किसने किसके साथ क्या किया, उसको देख लिया जाएगा, लेकिन कस्टमर्स का नुकसान ना होने पाए, इसलिए कंपनी ने अपनी जमीनों के दरवाजे खोल रखे थे। मेरी तरफ से जितने प्रयास हो सकते थे सारे प्रयास किए जाते थे और कोशिश की जाती थी कि कंपनी की लायबिलिटी कस्टमर के ऊपर भारी ना पड़े और लायबिलिटी उतार दी जाए। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी यह समझ में आ गया कि जिन जिन के ऊपर पैसे खर्च किए गए, अगर आप इतिहास उठा के देखें, जिन जिन को जिम्मेदारियां दी गई, जिनके पास सब कुछ था, जिनके हाथ में सब कुछ था, जिनके हाथ में ऑथराइज सिग्नेटरी थे, वो सारे के सारे लोग अपनी एक समय सीमा निर्धारित किया उन्होंने, और एक समय के बाद सभी के सभी दूसरे पाले में जाकर खड़े होना शुरू हो गए। ये सारी बातें तब तक जायज हैं जब तक कोई मामला लीगल में नहीं गया है, लेकिन लीगल में जाने के बाद हर एक चीज की परत खुलती है और हर एक चीज निकल कर सामने आता है। फिलहाल अब मैं पूरी तरीके से कंपनी के हर एक मसले को, चाहे कंपनी की देनदारी हो और चाहे कंपनी की लेनदारी हो, चाहे कंपनी के ऊपर लगे हुए आरोप हो, चाहे कंपनी द्वारा की गई रजिस्ट्रियां हो, हर एक मसले को मैं अब लीगल में लेकर के आऊंगा। बहुत से लोग शायद इस मुगालते में जी रहे हैं कि जो न्यायालय में आजकल हो रही कार्रवाइयां हैं उसको लेकर के उनको लगता हो कि बस ये सब कुछ ऐसे ही चलेगा, लेकिन वो शायद कानून के जानकार नहीं है कि वो कानून के जो प्रोसेस हैं उनके बारे में उनको नहीं पता है कि जब आरोपों का दौर शुरू होता है तो माहौल ऐसे ही होता है। और शायद हमारी अच्छाई थी कस्टमर्स और एसोसिएट के प्रति, या आप ये समझ लें हमारा एक लगाव था कस्टमर के प्रति, कि हमने कभी इसका उत्तर नहीं दिया था। लेकिन आज की तारीख में वो सारे लोग जिन्होंने इसको हमारी कमजोरी समझी, अब ये कमजोरी ना बनाते हुए सिर्फ हम इंतजार कर रहे हैं न्यायालय के अंदर हम पर जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों का रिपोर्ट, और रिपोर्ट के साथ साथ उसके एविडेंस। जैसा कि आप पिछले हर ऑर्डर में देखते चले आ रहे हैं कि न्यायालय में एक ही बात के लिए जांच एजेंसियों को बार बार रिपीट तंबीह की जाती है कि जांच एजेंसियां कुछ ला के दे नहीं रही हैं। और जाहिर सी बात है, जांच एजेंसियां वो सारे ब्यौरे दे सकती हैं, जुटा सकती हैं जो रियलिटी में हैं। कंपनी अकाउंट में कितने पैसे आए, कंपनी ने किसको कितने पैसे दिए, कंपनी ने कितनी जमीनें खरीदी, और सारे ब्यौरे मिल सकते हैं। लेकिन वो ब्यौरा कतई नहीं मिल सकता है जो वजूद में ही नहीं है, जैसे कि पैसे का बाहर जाना या कंपनी के पैसे को दुरुपयोग करना। ये चीजें कभी नहीं पाई जा सकती हैं। और जब अभी उन चीजों पर जांच एजेंसियां इतना समय लगा रही हैं जो चीजें हैं नहीं, जिस दिन माननीय न्यायालय के अंदर आरोप पत्र डाल दिया जाएगा और जिस दिन यह मुकदमा ट्रायल के लेवल पर आ जाएगा, यानी जिस दिन उस पर बहस शुरू होगी, जिस दिन आरोपों के साथ साथ साक्ष्यों की मांग की जाएगी,
उस दिन के बाद आप देखिएगा ये कहानी पलटेगी, और जरूर पलटेगी, क्योंकि जिन जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, अगर आरोप साबित नहीं होते हैं, झूठे साबित होते हैं, तो उन सभी लोगों के लगाए हुए आरोपों के पीछे की मंशा, जिन जिन लोगों ने झूठे क्लेम किए हुए हैं, झूठी एफआईआर करी हुई हैं, उनके झूठे आरोप या झूठे एफआईआर के पीछे की मंशा, जिन जिन लोगों ने सोशल मीडिया के द्वारा कंपनी के प्रति कस्टमर्स को उकसाया है, कस्टमर को बरगलाया है, या कस्टमर से धन वसूली करी है, उन सब लोगों की मंशा, ये सारी चीजें सबूतों के साथ कंपनी का पक्ष माननीय न्यायालय के अंदर जरूर रखेगा कि जब 60,000 करोड़ नहीं था तो 60,000 करोड़ रुपए कहा किस लिए गया? सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों को अपनी दुकान चलानी थी। अगर ये मामला 6 करोड़ का होता, 60 करोड़ का होता, तो शायद अब तक ये मामला कब का खत्म हो जाता और लोगों की दुकानें बंद हो जाती। लेकिन आज जिस तरह से ब्लैकमेलिंग का बाजार गर्म है हिंदुस्तान में, कि हर वो आरोपी, हर वो दोषी व्यक्ति जो सच में कल्प्रिट है, वो ऐसे लोगों के हाथ की कठपुतली बन चुका है, जो लोग उसे धमकी दे करके कि अगर तुम हमारी सेवा नहीं करोगे तो हम तुम्हारा नाम भी डाल देंगे, अगर आप हमारी सेवा नहीं करोगे, हमें आप चंदा नहीं पहुंचाओगे, तो हम आपके खिलाफ भी एफआईआर कर देंगे। ये सारा जो बाजार है वो कब का बंद हो गया होता। ये स्टोरी, ये कहानी बाद में समझ में आई है। पहले तो यही लग रहा था कि शाइन परिवार की जमीनों पर लोग लायबिलिटीज उतार रहे हैं, लेकिन बाद में यह भेद खुल करके सामने आया कि लोग लायबिलिटी उतारने से ज्यादा ब्लैकमेल हो रहे थे। लोग इस प्रकार से लोगों के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं, चाहे वो एसोसिएट्स हों, चाहे वो प्रेसिडेंट हों, चाहे वो लैंड मैनेजर हों, हर एक व्यक्ति आज की तारीख में ऐसे शिकंजों में फंस चुका है जो उन्हें ब्लैकमेल करते हुए इस मुकदमे को लंबा और लंबा और लंबा करता जा रहा है। अगर मैं कंपनी के पक्ष की बात करूं तो आज नहीं, कल, आने वाले महीनों में या एक आध 2 सालों में कभी भी दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और जब यह चीज होगी तो कंपनी के पास अपनी खुद की जो औकात है, जो अपनी वर्थ है, चाहे कंपनी के लैंड बैंक हो, चाहे कंपनी के एडवांसेस हो, चाहे वो कंपनी की तरफ से जो भी अब तक जमीनें खरीदी गई हों, ये सारी चीजें मिला करके हजारों करोड़ रुपए के आसपास की वर्थ कंपनी की बनी है। और ये लड़ाई मैं लड़ूंगा। वो लोग जो जमीन गबन कर चुके हैं, वो लोग जो पैसा गबन करके बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ ये लड़ाई जरूर लड़ी जाएगी और न्यायालय के अंदर ये बात साबित की जाएगी कि हजारों करोड़ का गबन लोगों ने करके बैठा हुआ, और इस गबन को छिपाने के लिए लोगों ने कंपनी पर आरोप लगाया। अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस इंसान ने 2013, 14, 15, 16, 17 इन सारे समय में कंपनी की बुनियाद को हिंदुस्तान के एक छोटे से शहर से लेकर के पूरे पूरे भारतवर्ष में फैला दिया, हजारों लाखों लोगों के मजमों को लेकर के जो इंसान पूरी तरीके से एक व्यवस्था बना करके, एक मैनेजमेंट बना के इतना बड़ा काम किया हो कि जिसके ऊपर आज तकरीबन 1.5 सालों से गहन तौर से जांच करते हुए जांच एजेंसियां भी एक छोटा सा फॉल्ट ऐसा नहीं निकाल के ला पा रही जो पिछले 1.5 सालों में न्यायालय के अंदर दिया जा सके। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस इंसान ने हिंदुस्तान के हजारों लाखों लोगों के दिल पर अपने काम से, अपने कमिटमेंट से, अपने जुनून से राज किया हो, जब वो अपनी कंपनी के लिए और सिर्फ अपनी कंपनी की लैंड बैंक बचाने के लिए और अपनी कंपनी के दिए गए एडवांसेस को बचाने के लिए और अपनी कंपनी के ऊपर लगे हुए धब्बे को मिटाने के लिए सिर्फ उसी पर काम करेगा। अब तक मेरी मजबूरी और मेरी कमजोरी मेरे कस्टमर्स रहे थे, उनके लिए मैंने हर हद तक काम किया है। और ये मैं आप लोगों के सामने एक एक करके कहानियां लेकर के आऊंगा। किसी का कोई लिहाज नहीं, किसी की तरफ से कोई बात नहीं, हर एक चीज आपके सामने आएगी, कब कब कहां कहां किसके साथ मैंने कंपनी के कस्टमर्स की लायबिलिटी उतारने के लिए क्या क्या किया है और लोगों ने आपको कहां कहां मारा है। फिलहाल आज इस वॉइस नोट के जरिए मैं अपने कस्टमर से कहना चाहूंगा कि मैंने अपने रास्तों को अब बदल लिया है। मैं अब आपकी लायबिलिटी उतारने के लिए तब तक कार्य नहीं कर पाऊंगा जब तक न्यायालय की तरफ से कोई ऐसा आदेश नहीं आ जाता कि मुझे लायबिलिटी किसकी उतारनी है और कितनी उतारनी है, और भी साक्ष्यों के साथ। क्योंकि बगैर न्यायालय के आदेश और बगैर इस तरह की कानूनी प्रक्रियाओं के मैं हमेशा प्रयास करता रहा और लायबिलिटी उतारने के बाद भी आरोप हम पर लगते रहे हैं। तो अब ये प्रक्रिया हमारी तरफ से पूरी तरह से रोकी जा रही है। अब आती है बारी अपने कस्टमर के साथ खड़े होने के लिए। फैसला आपको करना है। पिछले 3 सालों में कस्टमर्स की मैं बात कर रहा हूं, और इस कस्टमर अगर एसोसिएट भी चाहे तो ऐड हो सकते हैं, क्योंकि अन्याय उनके साथ भी बहुत हुआ है, ब्लैकमेल वो भी हुए हैं।
लेकिन मैं फिलहाल भी कस्टमर की बात कर रहा हूं। पिछले 3 सालों में आपने देख लिया है कि आपकी लायबिलिटी उतारने का प्रयास किसने किया है। या तो कंपनी ने किया है, कंपनी की जमीनों पर एसोसिएट्स ने कंपनी को गालियां देते हुए, आरोप लगाते हुए आपसे पैसे लेकर के लायबिलिटी उतारने के नाम पर आपका दोहन किया। या ऐसे लोगों ने जिन्होंने अपनी खुद के रियल एस्टेट के कारोबार शुरू कर लिए और उस कारोबार को चलाने के लिए शाइन की तरफ से जो कचड़ा बचा रह गया था उसको भी उन्होंने सोने के दाम में बेचा। यानी शाइन की लायबिलिटी उतारी जा सकती थी, जो कचरा थी हमारे लिए, हम बिल्कुल उसको उतार सकते थे, उसको भी उन्होंने उसमें अपनी लायबिलिटी उतारने के नाम पर उससे उन्होंने धंधा चमकाया। एक शाइन के टूटने से 100 लोगों ने अपना धंधा चालू कर लिया। यह था शाइन का साम्राज्य। लेकिन आज भी ऐसे कस्टमर्स को छोड़ दिया गया है जिन कस्टमर्स की लायबिलिटी उतारने वाला कोई नहीं है और जो आज परेशान घूम रहे हैं। मैं उन कस्टमर्स को यह ऑफर कर रहा हूं, या निवेदन ही समझ लें कि निवेदन ही कर रहा हूं, कि आप सभी लोगों की लायबिलिटी उतारने के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। और यह प्रयास अब शाइन परिवार आपके लिए नहीं कर रहा है, अपने लिए नहीं कर रहा है, बल्कि आपके लिए कर रहा है। आपकी मर्जी है कि जो लोग लीगल में गए हुए हैं, चाहे वो एफआईआर से गए हों, चाहे पीआईएल से गए हों, अगर उन्हें लगता है कि न्यायालय में ये जो बहस चल रही है, ये बहस से उनकी लायबिलिटी नहीं उतर सकती है, अगर इसका विरोध नहीं किया गया या इसके खिलाफ में सच्चे साक्ष्यों के साथ लोग नहीं खड़े हुए, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी लायबिलिटी उतारने के नाम पर ये लोग सिर्फ अपनी दुकानें चलाते रहेंगे। तो एडमिन को इस बात के लिए ऑथराइज किया गया है डेटा कलेक्शन करने के लिए। लेकिन आज ये जो एक ईमेल आईडी दी गई है, इस ईमेल आईडी पर आप में से हर वो शख्स जो किसी भी प्रकार से लीगल में गया हुआ है और न्यायालय में अभी जो चल रही प्रक्रियाएं हैं, जो अभी बहस चल रही है, उससे किसी प्रकार से आपको यह लगता है कि आपकी लायबिलिटी उतारने की बात नहीं की जा रही, जो कि हकीकत में है। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, आगे रास्ता देने से पहले, जितने भी आरोप आज तक न्यायालय में लगाए गए हमारे ऊपर, कुछ भी साबित नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनमें से किसी बात की सच्चाई है ही नहीं। पिछली बार न्यायालय में समय इस बात के लिए लिया गया, जो मुझ पर लगाए गए आरोपों में, कि नेपाल के अंदर जो नेपाल त्रासदी हुई, उस त्रासदी में सेंट्रल गवर्नमेंट को इस्तेमाल किया गया, सरासर गलत है। एक भारतीय होने के नाते कोई भी भारतीय किसी भी देश के अंदर किसी प्रकार के लीगल उसमें आता है तो दूतावास में खबर जरूर दी जाती है और दूतावास इस बात की इंक्वायरी करता है कि मामला क्या है। और जब मामला किसी देश का इंटरनल होता है और वहां की न्यायिक प्रक्रियाओं में होता है, तो उस कंट्री से एक रिप्लाई जाता है कि हमारे यहाँ न्यायिक प्रक्रिया में मामला चल रहा है, उसके बाद खत्म हो जाती है वहीं से मामला। तो अगर देखा जाए तो हमारे विदेश मंत्रालय से हम लोगों के बारे में सूचना दी गई, तो विदेश मंत्रालय से एक मेल आता है और उस मेल के एवज में नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से एक मेल वापस जाता है जिसमें लिखा होता है कि हमारा ये इंटरनल मामला है, हमने जांच के लिए रोका हुआ है और जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे वो आपको अवगत कराया जाएगा, मामला न्यायालय में विचाराधीन है। ये एक सिंपल फॉर्मेलिटी होती है दो कंट्रीज के बीच में, इसमें किसी प्रकार से कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं कहा जा सकता है। और यही हुआ था, किसी प्रकार से नेपाल त्रासदी में हम लोगों की तरफ से कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी यूनिट या कोई भी फेवर नहीं लिया गया था। इवन हमने एम्बेसी के लॉयर को भी हायर नहीं किया था। हमने जो कुछ भी किया था वहां पर अपना पर्सनल लॉयर हायर करके किया था, और उसके बाद जब जमानत की बारी आती है तो वहां पर लोकल लेवल पर जो हमारे कनेक्शंस थे, जो हमारे जाने लोग थे, उन लोगों से हम लोगों ने पैसे इकट्ठे करा करके अपनी जमानतें कराई थी। और ये एक पर्सनल व्यक्तिगत तौर से किया गया प्रयास था। इसको जिस प्रकार से लगाया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करके वहां से हमें रिलीज कराया गया, ये गलत है। उसके बाद एक आरोप लगाया गया कि सैकड़ों एफआईआर्स थी उस टाइम पर, और एफआईआर्स में हो सकता है रियल एस्टेट कारोबार में 2-4 एफआईआर्स रही हों, 2-4 10-20 एफआईआर रही हों, लेकिन वो सारे एफआईआर जांच में उसमें थे, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी आदेश या कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ था। इसके बाद यह आता है आरोप कि हम किसी दूसरे पासपोर्ट से वहां उस कंट्री से निकल गए। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो होता है किसी भी कंट्री का, वो बहुत सख्त होता है, और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में कौन अधिकारी किस दिन किस इमिग्रेशन टेबल बैठेगा, इसके बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं होती है। यह बिल्कुल असंभव सी बात होती है कि यह बिल्कुल 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 पूर्ण रूप से संभव बात है कि किसी प्रकार से कोई भी अपने दूसरे पासपोर्ट से कहीं निकल जाए। मुझे यह समझाते हुए खेद भी हो रहा है और यह जानकर बड़ा खेद हो रहा है कि लोगों की इतनी कम नॉलेज, और वो मुकदमा लड़ने के लिए आए हुए हैं कि अगर आप किसी भी कंट्री में रह करके पासपोर्ट बनवाते हैं तो वहां पर सीरीज अलॉट की जाती है।
उस सीरीज पर आपका पासपोर्ट होता है। और अगर आपके पासपोर्ट में किसी प्रकार से कोई फॉल्ट आ जाता है, लाइक कोई लिखावट साफ नहीं झलक रही होती है, या उसके ऊपर जो बार कोड लिखा होता है वो ठीक से नहीं स्कैन हो पा रहा होता है, तो जब अपने पासपोर्ट को आप रिन्यू कराते हैं, यानी उसका नया पासपोर्ट इशू कराते हैं ड्यू टू इसकी वजह से, तो जब दूसरा पासपोर्ट किसी दूसरी कंट्री से अलॉट होता है, उसके दूतावास से अलॉट होता है, जो एज इक्वल अपनी कंट्री से अलॉटमेंट ही माना जाता है, और वहां पे जो दूतावास में जो हमारे एम्बेसडर होते हैं उनके सिग्नेचर जो अलॉट होता है वो एज इक्वल अथॉरिटी होते हैं, तो वहां पर जो सीरीज अलॉट होती है उस सीरीज से पासपोर्ट इशू होता है। यह सिंपल सी नॉलेज है। अगर कोई व्यक्ति विदेश का सफर कर रहा हो, कोई व्यक्ति अपने पासपोर्ट इस्तेमाल कर रहा हो, तो बेहतर तरीके से जान सकता है कि इसके अंदर क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। अब ऐसे आरोप लगा करके लोग 10-10, 15-15 दिन जांच एजेंसियों का और न्यायालय का खराब करते हैं, जिन आरोपों के पीछे कोई भी साक्ष्य नहीं होता है। हमारे ऊपर जो भी आरोप लगे हुए हैं, जिस दिन हमें साबित करना, हम साबित कर देंगे गलत है ये, उसके बाद ये मुकदमा दूसरा रुख लेगा, जरूर लेगा, क्योंकि जितना भी ज्यादा ताकत लगानी पड़े, चाहे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, चाहे जिस भी लॉयर को, जिस भी अधिवक्ता को हायर करना पड़े, चाहे जिस लेवल तक हमें कार्य करना पड़े, हम इस मुकदमे को लड़ेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं इसको हम। कि हमारे ऊपर जो भी आरोप अब तक लगाए गए हैं, उस आरोप को अगर सिद्ध नहीं किया गया है, तो इस आरोप के साक्ष्य नहीं है, तो इसके पीछे का इंटेंशन, इसके पीछे का मोटिव, इसके पीछे की टीम, इसके पीछे की लॉबिंग, हर किसी को अब चेक किया जाए। तो इस वजह से आप ये बात मान सकते हैं कि ये लड़ाई आरोप प्रत्यारोप की ये लंबी जाने वाली है। और अगर कस्टमर्स अपने हित के लिए चिंतित हैं और कस्टमर्स को लगता है कि लड़ाई जितनी लंबी चलती है चलती रहे, तो मैं अपने सभी कस्टमर्स को यह कहना चाहूंगा कि इस दी गई ईमेल आईडी पर सबसे पहले वो लोग मेल करें जो किसी भी प्रकार के लीगल पे गए हैं, चाहे वो एफआईआर में हो, चाहे वो पीआईएल में हो, और चाहे वो रिट पिटीशन में हो। किसी प्रकार से, किसी भी तौर से, तरीके से अगर ये किसी भी पीआईएल में गए हैं, तो कृपया करके इस दी गई ईमेल आईडी पर आज से लेकर कल शाम तक, क्योंकि कल तक ये डेटा कलेक्ट किया जाएगा, वो सारे के सारे लोग जो किसी प्रकार से भी लीगल में गए हैं, रिपीट, वो अपनी मेल करें कि आपकी लायबिलिटी कितनी है, आपने पैसा किस अकाउंट में दिया है। प्लीज इसको बहुत क्लियर डालिएगा। और इसके साथ ही साथ आपने पीआईएल अगर करी है तो उसका क्रमांक, पीआईएल नंबर, रिट पिटीशन में गए हैं तो उसका नंबर, और अगर आप एफआईआर में गए तो एफआईआर नंबर, ये जरूर से जरूर संलग्न करके, मेंशन करके आप भेजें। आप सभी लोगों का डेटा और ब्यौरा इकट्ठा करके मैं मात्र 10 न्यूनतम और अधिकतम 15 लोगों का ही डेटा लूंगा। सिर्फ 10 से 15 लोगों का डेटा ही जो वेरीफाई होगा मेरे कॉल के द्वारा, कल शाम तक आप सभी लोगों का जो भी डेटा आ जाएगा, उस डेटा पर मैं खुद व्यक्तिगत तौर से कॉल करूंगा, और कॉल करने के बाद वेरीफाई करूंगा, और उसके बाद आप सभी लोगों को बताया जाएगा कि अगले चरण में आपको क्या करना है। कल शाम के बाद से पीआईएल या लीगल में गए हुए लोगों की मेल लेनी बंद कर दी जाएगी। कल शाम के बाद से फिर से एक बार मैं शुरू करूंगा अभियान उन लोगों का जिन लोगों ने कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा दिया है, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार से कोई भी अभी कंप्लेन नहीं करी हुई है। वो लोग भी तैयारी कर ले अपने डेटा के साथ में। आपने अगर कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा दिया हुआ है तो उसकी डिटेल अपने पास रखें पूरी तरीके से, और कल शाम के बाद से लेकर के अगले 2 दिनों तक हमारी कोशिश, या इस मेल के ऊपर जो मेल आएगी सिर्फ उन्हीं लोगों की आएगी। मैं निवेदन करूंगा जो लीगल में गए वही आज से लेकर कल तक मेल करेंगे, दूसरा कोई भी मेल इस पर नहीं करेगा। और जो लोग लीगल में नहीं गए हैं और कंपनी अकाउंट पैसा दिए, वो कल शाम के बाद से मेल करेंगे। और तीसरे चरण पर मैं उससे पहले ही, तीसरे चरण पे लोगों के बारे में बात करने जा रहा हूं, उससे पहले ही मैं आप लोगों को एक लीगल नोटिस का फॉर्मेट शेयर करूंगा ग्रुप के ऊपर। तीसरे चरण में उन लोगों के लिए जो सारे के सारे लोग किसी और के बैंक अकाउंट में पैसा दिए हुए हैं और शाइन के नाम पर उनको दस्तावेज दिया गया, पेपर दिया गया, कुछ भी दिया गया, तो उन लोगों को उस लीगल नोटिस के द्वारा इसी बीच में, जब लीगल नोटिस फॉर्मेट आपको दे दिया, इसी बीच में आपको अपनी लीगल नोटिस भेजने की तैयारी करनी है। अपने किसी अधिवक्ता के द्वारा आप लीगल नोटिस भेज करके अपने उन सभी प्रेसिडेंट्स या उन सभी एसोसिएट या उन सभी व्यक्तियों को जिन्होंने आपसे पैसा अपने बैंक अकाउंट में कभी भी लिया हो, चाहे वो अभी 2019, 20, 21, 22 में भी लिया हो, तो आप जरूर से जरूर ये मेल करें और उनको नोटिस भी करें, क्योंकि आपके द्वारा
जमा किए गए ब्यौरे सबसे ज्यादा विस्फोटक होंगे। सबसे ज्यादा कारगर यह ब्यौरा होगा कि जिन लोगों ने अपने बैंक अकाउंट में पैसा लिया है और कस्टमर को बरगलाने के लिए कंपनी पे आरोप लगाए गए, कस्टमर को भड़काने के लिए कंपनी पर आरोप लगाया गया और आपका पैसा डूब चुका है ये मान के चलिए, लेकिन आपको ये दिलासा दे रहे हैं कि कंपनी आएगी तो पैसा देगी, नहीं जाइए एफआईआर कर दिए। एक्चुअली आपके पैसे से असली मौज वही काट रहे हैं और असली स्कैम, असली फ्रॉड यही हुआ है और यही असली कल्प्रिट हैं। यही लोग असली दोषी हैं। यही लोग असली पूरी तरीके से कंपनी को डुबाने वाले और कस्टमर साथ विश्वास करने लोग यही हैं। वो सारे के सारे लोग जिन्होंने 2019, 20, 21, 22 में आपसे पैसा अपने अकाउंट में यह कह के लिया कि आपकी लायबिलिटी दूर कर देंगे और अब तक आपको बरगला रहे हैं, वो सारे के सारे लोग जिन्होंने आपको इस तरह का आश्वासन दे रखा था और कंपनी के खिलाफ एफआईआर करने कहा था, उन सब के खिलाफ जितना मजबूत आप हमें डेटा देंगे उतनी ही ज्यादा मजबूती आपके पैसे की वापसी की होगी। अन्यथा कानूनन आप इस बात को मान के चलिए कि जो पैसा आपके पास किसी ने दिया नहीं हो, उस पैसे क्लेम आपसे कैसे वो कर सकता है। और ये जांच मैं लेके जाऊंगा उस तरफ, हर हाल में लेके जाऊंगा। जिस दिन माननीय न्यायालय के पटल पर यह बात आ जाती है कि हाँ, अब हम पर यह आरोप लगा है, हमारी लायबिलिटी ये है, इसको कैसे सेट ऑफ कर रहे हैं और इसके आरोपों के बदले में क्या कहना, उस दिन पहली बहस और पहला दस्तावेज इन्हीं बातों का होगा कि कंपनी का पैसा जिन लोगों ने मिसयूज किया, कंपनी की जमीनें जिन्होंने अपने नाम पर रजिस्ट्री कराई, कंपनी के नाम पर जो जमीनें थी जिन्होंने अपने नाम पर ट्रांसफर करा लिया, वो सारी रजिस्ट्रियां, वो सारे खेत, वो सारे कॉमर्शियल, हर जगह जहां जहां पर भी कंपनी के पैसे का दुरुपयोग लोगों ने अपने बैंक अकाउंट में लेके किया और कंपनी पर आरोप लगाया, वो सारे के सारे केस सामने आएंगे और खुल के जरूर सामने आएंगे। उस समय ऐसे लोगों को बचाने के लिए कोई नहीं होगा, क्योंकि जन आक्रोश से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। तो मैं व्यक्तिगत तौर से ऐसे लोगों की लड़ाइयां लड़ूंगा और इसमें जो भी खर्चे होंगे मैं खुद करूंगा। लेकिन आप सभी से निवेदन है, पहले चरण में जो लोग लीगल में गए हैं वो लोग अपनी डिटेल इस लीगल ईमेल आईडी पे दें। दूसरे चरण में जो लोग लीगल पे नहीं गए, कंपनी अकाउंट पैसा दिया, वो लोग दें। और तीसरे चरण में जिन लोगों ने अब तक हमें मेल किया, उनके डेटा को रिफाइन करने के बाद मैं उन सभी पे कॉल करना शुरू करने जा रहा हूं, उनकी डिटेल बना करके। लेकिन साथ ही साथ तैयारी कर लीजिए, अब से 3 दिन के बाद आप सभी लोग जिन्होंने किसी और अकाउंट पैसा दिया है, उस अभियान का, जो अभियान इस पूरे महाअभियान का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत हथियार होगा। मैं इंतजार करूंगा आपकी ईमेल आईडियों का और आज ही आप लोगों को एक मोबाइल नंबर भी दिया जाएगा, एक ऐसा इंडियन मोबाइल नंबर जिसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सके जो लोग मेल नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।